48 घंटे का बैन। कूच बिहार के मामले में दिनेश घोष को भी भेजा गया नोटिस। बंगाल के दार्जिलिंग में अमित शाह का ममता बनर्जी पर तंज, बोले देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वहीं का वहीं रह गया। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू रफ्तार, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार से की मांग, कहा रद्द हो सीबीएसई की परीक्षा। और लखनऊ में कोरोना से हालात खराब, लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने लिखा पत्र, बोले नहीं संभले हालात तो लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और दीदी ने दार्जिलिंग के विकास पर पूर्ण विराम लगा दिया। देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वहीं का वहीं रह गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने हिंसा करके हमारा गठबंधन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। हमारा गठबंधन मजबूत है। और गोरखा की एकता को तोड़ने का घिनौना प्रयास तृणमूल कांग्रेस और दीदी ने किया। इसका मुंह तोड़ जवाब देना, उसको समझाना है कि ऐसे जुर्म कर आप हमें तोड़ नहीं सकती, हमारे बीच में भेद नहीं कर सकती। तीनों की तीनों सीटें कमल के और साथी दलों को छिताकर दीदी को एक स्पष्ट संदेश एक बार भेज दीजिए कि दीदी जुर्म से झुक जाए, जुर्म के सामने झुक जाए, वो गोरखा नहीं होता है, गोरखा लड़ने वाला। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बंगाल चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो बंगाल में हिंसा हुई वो बहुत गलत थी, चुनाव के नाम पर दादागिरी देखने को मिल रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। में नहीं आता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यार्ड स्टिक जो है इलेक्शन कमीशन बना रहा है। योगी आदित्यनाथ जो भाषण कर रहे हैं बंगाल में या कहीं भी, वो क्या धार्मिक सद्भाव के लाइन पर भाषण कर रहे हैं? खुलेआम जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है अपील कर रहे हैं वहां लोगों को, और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। अभी जो गोली चला बूथ पर जिसमें 5 लोग मारे गए, उसके बाद दिलीप घोष का बयान सुन लीजिए। मैंने घोष इस ढंग से दावा कर रहे हैं, धमका रहे हैं वोटरों को कि अब पता चल गया ना, वो जो राइफल है वो राइफल जो है दिखाने के लिए नहीं है, वो चलेगी गोली। इस ढंग से बोल रहे हैं जैसे उनका पर्सनल जो है वो फौज हो, सीआईएसएफ का और सीआरपीएफ का, इसी लाइन पर हो रहा है वहां। मैंने इस तरह का उन्मादी चुनाव जो है हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। और इसमें इलेक्शन कमीशन पर तो मैंने शंका एक बार नहीं अनेकों बार लग। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बरामद होने से सनसनी फैल गई। पिछले दिनों हुए नक्सली हमले के बाद घोर नक्सल प्रभावित कैंप मिनप्पा में सड़क के निर्माण कार्य के दौरान यह विस्फोटक बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि नक्सली अपने दबदबे वाले इस इलाके में किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होना देना चाहते। गश्त कर रहे जवानों ने पूरी निगरानी रखते हुए निर्माण कार्य अपनी देखरेख में करवाने का जिम्मा लिया है और सर्चिंग के दौरान ये आईईडी बरामद की। इसका अनुमानित वजन 10 किलो बताया गया। जवानों ने मौके पर मिलकर इसे डिफ्यूज कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि कई राज्य सरकारों के साथ कई देशों ने कोरोना के हालात के चलते परीक्षाएं रद्द की हैं। दिल्ली में भी सीबीएसई की परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें 6 लाख बच्चे परीक्षा में बैठेंगे।
1 लाख शिक्षक परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होंगे। ऐसे में केंद्र से अपील है कि परीक्षा रद्द की जाए। इस परीक्षा के लिए कोई और तरीका निकाला जाए, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। इससे बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है। इस बार जो वेव है, बहुत हम सब जानते हैं, बहुत खतरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा। अभी हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा है वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग, जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं, उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। तो मैं सभी यूथ से अपील करना चाहूँगा, एक तो आप हमारे लिए, आप देश के लिए बहुत कीमती हैं, हमारे युवा देश के लिए बहुत कीमती हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। आपकी ज़िंदगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी। अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है, और सरकारी अस्पतालों को हमने, कई सारे अस्पतालों को 24 घंटे हम लोगों ने खोला हुआ है। तो युवाओं से खासकर मेरी अपील है, बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और अभी CBSE के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में CBSE के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका, या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। इस स्तर के ऊपर, जैसा मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हमारा पूरा प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काबू में रहे। तो कल बड़े स्तर के ऊपर हमने बहुत बड़ी प्लानिंग की, सभी ऑफिसर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने बैठ के। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड हैं और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड हैं। तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। अगर किसी को केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन तो हम बगल में, जैसे LNJP के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल के अंदर अगर ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर देंगे तो ऑक्सीजन की अगर केवल किसी को ज़रूरत है तो वो बैंक्वेट हॉल में भी उसका इलाज हो सकता है। तो इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम बेड्स की कैपेसिटी। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें, मास्क पहनें, साबुन से हाथ साफ करें। के बारे में तो लगातार 1.25 साल से हम कह ही रहे हैं, और कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए क्या समाज को करना है, क्या डॉक्टरों को करना है, क्या सरकार को करना है, सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। और जो कोविड की सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और फिर आज के समय में वैक्सीनेशन, इसको सबको मिलकर प्रभावी ढंग से करना है। और समाज के लोगों को तो बार बार जो अपील हर रोज करता हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अच्छी तरीके से मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोते रहना और 2 गज की दूरी बनाकर रखना, इसको कभी नहीं भूलना है। देश की जरूरतों को देखते हुए वैक्सीन और 2 मंजूरी मिल सकती है? देखिए, ये तो मैंने पिछले दिनों में अपने इंटरव्यूज में भी कहा है, और मंजूरी मिलने से पहले आप खुद ही जो है सारे देश को इन्फॉर्म करते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि जो
स्पुतनिक वी है जो रशियन वैक्सीन है, उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की दृष्टि से अभी हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है हमारे ड्रग कंट्रोलर की, उन्होंने। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। देखो, इस कोरोना काल में पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बन जाए तो इसी तरह के बिना तोल मोल के बोल बोलेंगे और इसी तरह के बिना तोल मोल के बोल कांग्रेस का झोल बन गया है। इस कोरोना काल में जो उन्होंने 365 दिन या जो भी कहा, हर दिन इनका षड्यंत्र, इनकी साजिश रही, इनका प्रयास रहा, पिलपिला प्रयास रहा कि इस आपदा को हम किस तरह से आफत में बदलें। कभी वैक्सीन पे सवाल, उसकी प्रामाणिकता पे सवाल, कभी आत्मनिर्भर भारत के पैकेज पर बवाल, कभी गरीबों को भोजन दिए जाने पर अलग तरह के भ्रम पैदा करने की कोशिश, कभी देश में जो है वो देश के लोगों की सेहत और सलामती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिना रुके हुए, बिना थके हुए जो काम किया जा रहा था उस पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश। लेकिन उस चुनाव में इतनी बौखलाहट, इतनी हताशा, इतनी निराशा चुनाव के रिजल्ट से पहले किसी पार्टी में नहीं देखी जो कि तृणमूल कांग्रेस में दिखाई पड़ रही है। और यही नहीं, इस बौखलाहट में वो वहां के जो दलित समाज के लोग हैं उनको भिखारी कहना, उसके अलावा जो सुरक्षा बल हैं उन पर कहो हमला करने के लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को भड़काने की कोशिश करना, खून खराबे का खेल कराने की कोशिश करना। तो ये सारे के सारा जो हिंसा और खून खराबे का खेल है वो एक्सपोज हो रहा है और उनको भी इस बात का एहसास है कि अब ये खेला नहीं चलेगा। सलामती के लिए पूरा देश एकजुट है और इसी एक साल के अंदर दुनिया में भारत ने जो है वो 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार की है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। अकल के दुश्मन को इतना समझना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब इनका तो कोई इलाज है नहीं। अगर अपर स्टोरी पूरी तरह से इनकी खाली है तो हमारा इसका तो कोई, इसके लिए कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है कि इस अपर स्टोरी को भरने के लिए कोई वैक्सीन। राज्य सरकारों के साथ मिल करके, उनके साथ समन्वय करके और प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रंट से इस पूरे के पूरे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरी तरह से लोगों की, देखिए, स्वास्थ्य के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए, लोगों के वेलबींग के लिए पूरी मजबूती से काम हो रहा है। किसी भी तरह की। वहीं नाला सोपारा पूर्व में विनायक अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती 7 कोविड मरीजों की सोमवार को 3 घंटे के भीतर मौत हो गई, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण मौतें हुई। वहीं अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मरीज गंभीर हालत में थे। मृतकों के परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के बारे में सूचित नहीं किया। मृतकों के परिवार के सदस्य अस्पताल के बाहर जमा हो गए और विरोध जताया। मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उत्तेजित भीड़ को खदेड़ने के लिए पास के तुलंज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। आपको बता दें कि इसके पहले भी 10 अप्रैल को वसई विरार और नाला सोपारा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के बारे में जानकारी मिली थी। इसकी वजह से यहां के गंभीर हालत में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह भर्ती करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर ने दोबारा से वही हालात पैदा कर दिए हैं, जिससे घबराकर काम धंधे की तलाश में आए प्रवासी मजदूर फिर से अपने घरों को लौटने लगे हैं। मुंबई में हालात और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों को लंबे लॉकडाउन का डर सताने लगा है। ऐसे में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर भारी संख्या में ऐसे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। ट्रेन के टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। मुंबई में काम करने वाले कुछ प्रवासी मजदूरों का कहना था कि लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। घर लौटने के पैसे तक खत्म हो चुके हैं। ऐसे में घर से पैसे मंगवा कर टिकट खरीद रहे हैं। पहले लॉकडाउन के बाद जब हालात सामान्य हुए उसके बाद यहां लौटे, लेकिन अब नौकरी जाने के बाद खाना खाने के पैसे तक नहीं बचे।
खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि 45 साल की उम्र में सीमा को कम किया जाए। जो राज्य ज्यादा प्रभावित है वहां उम्र सीमा कम करके वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जाए। हमने मांग की है कि जो पत्रकार दिन रात मैदान में हैं उन्हें भी ये सुविधा दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। प्राथमिक इंक्वायरी का आदेश मिला था कोर्ट द्वारा। सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को सम्मन दिया है। निश्चित रूप से अनिल देशमुख जी जाएंगे, सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। हमें लगता है कि उन्होंने अगर कोई गलत नहीं किया है, निश्चित रूप से पूरा विश्वास है हमें, और इस इंक्वायरी से सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। महाराष्ट्र में 51,000 है, लेकिन देश में 1,61,000 से भी आंकड़ा पूरा आगे बढ़ गया। तुलना में जो टेस्टिंग होनी चाहिए आरटीपीसीआर की, देश में बड़े पैमाने पे राज्यों में नहीं हो रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे अधिक प्रभावित लोग देश में हैं। एक ही उपाय है कि और अभी बहुत सारी दवाई कंपनियां तैयार हुई हैं दवाई बनाने के लिए, उन्हें कुछ परमिशन भी दी गई है। तो 45 साल की जो उम्र की मर्यादा है उसे कम की जाए। जो राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं कम से कम वहाँ पे मर्यादा कम करके ये वैक्सीन लगाने की परमिशन दी जाए। और हमने तो मांग की है कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो दिन रात फील्ड में हैं, उनको भी ये सुविधा दी जाए। और पूरी तरह से सिर्फ हम ही नहीं, देश के सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मांग की है। हमें लगता है सरकार को गंभीरता से इस विषय को। महाराष्ट्र के पुणे में पुणे नगर निगम कंट्रोल रूम को हर रोज कोरोना संक्रमण के संदर्भ में 900 से ज्यादा फोन आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें दिन में 600 फोन आते हैं और रात में 300 फोन कॉल। ज्यादा फोन वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के लिए आते हैं। एवरेजली अभी हमें 900 कॉल्स मतलब पूरे 24 आवर्स में मिल रहे हैं।
जैसे कि उसमें से 600 कॉल्स दिन भर में है, 9 to 9 में सपोजली पकड़ के चलिए, और 300 कॉल्स नाइट के लिए, नाइट शिफ्ट के लिए। तो उसमें से हमने जो बेड को, मतलब पेशेंट्स को, प्रॉपर जेन्युइन पेशेंट्स को अलर्ट किए हुए बेड है 225 टू अराउंड समथिंग लाइक दैट। लोगों को बेड अलर्ट किया है हमने। उसमें आइसोलेशन भी रहेंगे प्रोबेबली। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो चार्जेबल है, पेशेंट एफोर्डेबल है, उनको भी हमने बेड अलर्ट किए हुए हैं। हमारे जो देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर अब अस्पतालों पर पड़ने लगा है और मरीजों को बेड्स के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर कुछ अलग नहीं है। यहां अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल पर बोझ बढ़ चुका है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कैंपस में एम्बुलेंस कतारों के साथ खड़ी है। इनमें मरीज लेटे हैं और अंदर बेड्स खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में 1200 बेड्स फुल हो चुके हैं, जिसके कारण मरीजों को बाहर रोका गया है। ऐसे में एम्बुलेंस में मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। गौरतलब है कि गुजरात में इस वक्त कोरोना की खतरनाक लहर चल रही है। बीते दिन भी राज्य में 6021 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जबकि 55 लोगों की मौत हुई। सर ऐसा है कि यहाँ से जो लोग बाहर से आते हैं और कोरोना के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर तकरीबन तकलीफ तो रहती ही है, क्योंकि पेशेंट आजकल केस पे केस बढ़ता जा रहा है। उन लोगों के लिए जो सेवाएं अंदर जो चलती है, डॉक्टर वगैरह सेवा तो जो दे रहे हैं, बाकी काफ़ी तरीके से लोग जो बाहर से आते हैं उन लोगों को रेगुलर सेवा वगैरह देते हैं। करीबन क्या होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती है सर। दूसरा काम यह है कि एम्बुलेंस वगैरह सब, ये एम्बुलेंस तो भेजते ही है और बाकी बॉडी ले जाने में करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि अंदर का जो भी कार्य उन लोगों का काम पूरा हो जाता है, उनके बाद उन लोगों को बॉडी उनके रिश्तेदारों को दी जाती है। और इस रिश्तेदारों को यहाँ एक जो मैमको के पास में एक शमशान गुरु है, वहाँ इन लोगों साथ में रह करके उन लोगों को, रिश्तेदार को साथ में रह के उन लोगों को फिर बॉडी का विसर्जन जो भी होता है, अग्नि संस्कार वगैरह कर देते हैं। इस तरह के अहमदाबाद सिविल में काफ़ी अभी बहुत सारी परेशानियाँ तो है ही, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी माहौल ऐसा चल रहा है, तो एक दूसरों को माहौल के हिसाब से। मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में आपको बता दें 6400 से ज्यादा नागरिक पॉजिटिव मिले, जबकि उन 37 लोगों की मौत हो गई जो सरकारी रिकॉर्ड में कोविड-19 पॉजिटिव थे और किसी ऐसे अस्पताल में भर्ती थे जहां से मरीजों की मृत्यु की जानकारी शासन तक नियमित रूप से भेजी जाती है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि ताजा रिपोर्ट में पॉजिटिविटी रेट 16.9% बताया गया, जो कि सामान्य से 15% ज्यादा है। सरकार ने लॉकडाउन का नाम बदलकर पहले कोरोना कर्फ्यू किया और अब उसे जनता कर्फ्यू के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है। नाम कुछ भी हो, लेकिन आम नागरिकों का जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो गया। उधर आज से नवरात्र शुरू हो गए, ऐसे में लोग मंदिर भी कम ही पहुंचे। सर वो सब ठीक है, लेकिन जो महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का हमें भी पालन करना है। जो इस तरह बीमारी फैल रही है, सब कुछ है जनता कर्फ्यू, लेकिन हमारे हिसाब से हमें शासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और हम लोग वही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के द्वारा माता रानी का दर्शन और सब बरकरार है। आज आपको लेने चाहिए, फिर भी आप घर से आए हैं। और वो सर मेरे तो सालों हो गया और मेरे से छूटा नहीं जाता। भले ही मैंने कहा मैं बाहर से दर्शन करूं, पर दर्शन करने जरूर जाऊंगी। वो तो सबका कल्याण करें, बस ये इस महामारी से और सबसे जनता की रक्षा हो, जितनी जल्दी हो सके बीमारी खत्म हो, ताकि मैं तो चलो निकल आई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से ही पूजा कर रहे हैं, कम से कम यहाँ तक आ तो सके। और जो आर्थिक नुकसान भी हो रहा है उसकी भी सब कुछ है समस्या। ऐसा नहीं है कि आज ये लॉकडाउन है तो समस्या नहीं है, लेकिन बीमारी भी तो नहीं सर, मेरा घर सामने ही है, इसलिए आ गई मैं। ये बीमारी बहुत बढ़ रही है, उसके बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं तो यही कहूँगी कि अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। मैं भी घर पर सामने था इसलिए आ भी गई सर, नहीं तो नहीं जाती। आपका नाम? प्रीति साहू, बाड़े। लोगों से निवेदन है, जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, अपने घरों में पूजन पाठ करें, घर में ही रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ माँ देवी से कि सभी सुरक्षित रहें कर्फ्यू से। जय माता दी। वो आएगा, फिर भी लोग घरों से निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, और उनके लिए भी जरूरी है मास्क लगाना, नहीं लगा रहे हैं तो अब उसके लिए
सरकार थोड़ी जिम्मेदार रहेगी, आपको अपने को सोचना है। हाँ, बीमारी फैल रही है, महामारी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये तो सभी को सोचना चाहिए। आपको डर नहीं लग रहा जनता कर्फ्यू करते? चैत्र नवरात्र के लिए धर्मनगरी मां वैष्णो के भक्तों का स्वागत शुरू हो गया। हर साल की तरह इस बार भी मां वैष्णो देवी के दरबार प्राकृतिक गुफा समेत यात्रा मार्ग को विदेशी फूलों से विशेष रूप से सजाया गया। पूरा यात्रा मार्ग फूलों की खुशबू से सुगंधित हो उठा। कोरोना के चलते इस बार कटड़ा के बाजार में होने वाली विशेष दुर्गा पूजा और कलश यात्रा को रद्द कर दिया गया और इस बीच चैत्र नवरात्र पर मां के दर्शन के लिए भक्तों में काफी उत्साह है। इस बार नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से भक्तों के स्वागत के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हम महाराष्ट्र से आए, औरंगाबाद से। जी बहुत उत्साह है, पहली बार हम आए हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है और पहले नवरात्र में बहुत उत्साह है। कोरोना का भी बहुत प्रोटेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम रेलवे स्टेशन बहुत केयर ले रहे हैं। और मनोकामना लेके जा रही हूँ? अभी मनोकामना तो यही है कि ये कोरोना ये सब ठीक हो जाए जल्दी से। तो जिस तरह से कोविड की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो इससे संतुष्ट है? जी बिल्कुल संतुष्ट है। रेलवे स्टेशन से ही समझो हम आए थे तो वहाँ पे लाइन थी और इसकी रैपिड टेस्ट की चल रही थी, तो बहुत केयरफुली चीजें चल रही है। अभी रश बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा रश होता था नवरात्रों में, पहली बार देख रहे हैं कि इतना कम रश है। ये कोरोना की वजह से है। हम पूरे सेफ्टी से प्रिकॉशन से हम लोग आ रहे हैं, मास्क लगा के, पीछे से टेस्ट करवा के, सारी चीज़ों से हो गए। एंड गवर्नमेंट का हम बड़ा धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बड़ी सुविधाएं और बड़े ढंग से उन्होंने सारा मैनेज कर रखा है। क्या मनोकामना? मनोकामना तो माता रानी से मांगेंगे जाके कोरोना का जल्दी जो प्रकोप है वो हटे, लोगों से लोग स्वस्थ रहें, यही मनोकामना है कि जो इतनी। खबरें अभी और भी है, हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पुणे के एपीएमसी बाजार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भीड़ देखने को मिली। लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया, तो वहीं मंडी में आए लोगों का कहना है कि मंडी में भीड़ है, कोरोना की वजह से बहुत डर भी लगता है। वहीं मंडी में बहुत से लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। बंद है बोल के पब्लिक पूरी बाहर पड़ रही है, फ्रूट वगैरह तरकारी वगैरह लेने के लिए।
पब्लिक आ रही है, उसको क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कंट्रोल करना है तो पूरा लॉकडाउन ही करना पड़ता, बंद ही कर देना पड़ता। या भाजी मार्केट बंद करो या फ्रूट मार्केट बंद करो, बंद करना है तो पूरा कंट्रोल पूरा ही बंद कर देना पड़ता फिर। लेकिन ये भीड़ है, डर नहीं लगता? अब क्या करते हैं, अब भीड़ है, अब जो गरीब है करो खाने वाले उनको आप दुकान पे आएंगे, बैठेंगे, पब्लिक आएंगी लेके जाएंगी। अब उसको डर नहीं लगता, कहेगा तो खाएंगा वो। बहुत डर लगता है, यूज नहीं कर रहे इधर तो, वो बहुत सारे लोग यूज नहीं कर रहे हो मास्क वगैरह नहीं करते। आपको क्या लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि इस्तेमाल करना चाहिए ना, पालन करना चाहिए, ऐसे इकट्ठा हुए ऐसे थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए ना, दूरी रखना चाहिए। किस तरीके से कोशिश करते प्रिकॉशन लेने की, बचने की कैसे? नहीं, मैं तो ये सुबह से लगाता है मास्क, तो निकलता ही नहीं मैं। तो लगता है कोरोना के किसी से डर तो लगता है, सबको डर है, ऐसे किसी को नहीं है। पर खाने पीने के लिए तो कोई चीज़ मांगता ना। आज इधर मार्केट है, तुम्हारे मार्केट में थोड़ा बहुत सस्ता है, इधर तुम आउट मार्केट में जाओ, ये माल तुम्हारे को महंगा मिलेगा। किस लिए कि बाबा कल लॉकडाउन है, परसों लॉकडाउन है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बुरा हाल है। बढ़ते संक्रमण के बीच मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर के हालात बेहद ही खराब है। सोशल मीडिया पर अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उस जगह को दिखाया गया जहां से मरीजों के शव रखे गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमितों के शव दिखाई दे रहे हैं कि वहां इन्हें रखने की जगह तक नहीं है। वायरल वीडियो में अस्पताल में हर तरफ शव दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी शवों को रखने की जगह तक नजर नहीं आ रही। यहां तक कि अस्पताल का फ्रीजर पूरी तरह से शवों से भरा नजर आया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सूर्योदय से लेकर दोपहर के बाद तक कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त होने के बावजूद श्रद्धालुओं ने सुबह 10 बजे तक कलश स्थापना पर पूजन शुरू कर दिया। मां के जयकारे के बीच परिवार के साथ सभी ने विधि विधान से मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का आह्वान किया। लकड़ी की चौकी पर कलश स्थापना के साथ मां की ज्योति जलाई गई। पुष्प और मिष्ठान के साथ मां की पूजा अर्चना की गई। लाल रंग की चुनरी से मां का दरबार देखते ही बन रहा था। कोई मां की आरती गा रहा है तो कोई मां को भजनों का गुलदस्ता पेश कर रहा है। मां के आह्वान के साथ ही श्रद्धालुओं का उपवास भी शुरू हो गया। अब हर दिन मां के स्वरूपों की पूजा की जाएगी। व्यवस्था है यहाँ, डिस्टेंसिंग भी काफी है, मतलब सब कुछ ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह पालन कर रही हैं और किस तरह पूजा कर रहे हैं? हम लोगों ने भी लगा रखा है और सैनिटाइजर भी किया हुआ है और डिस्टेंस मेंटेन की है। तो कहीं ना कहीं कुछ डर है कोविड का इस बार? हाँ है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो मंदिर में भक्त आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। पहले तो ये जो महामारी कोविड-19 जो कोरोना, इससे सबको बचना चाहिए और बचने के लिए हम लोग तरीका रखे हैं, इसकी व्यवस्था रखे हैं। लेकिन भक्तों की अपने मन में दिल में कोई ना ठेस पहुंचे और भक्त लोग माँ के दर्शन कर पाए, इसीलिए हम लोग मंदिर को खुला रखे हैं। गेट पे हमारे थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर रखा हुआ है। जो भी भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उनको पहले टेस्ट करके चेक करके ही मंदिर और सैनिटाइज करने के बाद फिर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मंदिर का नियम यह है कि 5 मिनट से ज्यादा मंदिर के अंदर कोई भक्त यहाँ खड़े ना होए और कोई मतलब माँ का दर्शन करे, माँ से हाथ जोड़े, माँ से प्रार्थना करे, उसके बाद जो है माँ मतलब मंदिर से वो लोग जाए अपने घर की पूजा पाठ करे। लेकिन प्रसाद चढ़ाने का कोई व्यवधान, कोई प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि प्रसाद हम लोग वहाँ तक माँ के वेदी तक नहीं पहुँचा रहे। माँ के सामने प्रसाद ऐसे भक्त लोग अपने हाथों से चढ़ाए और सामने आप जो ये टेबल रखा हुआ है देखिए, भक्त लोग का भीड़ वहाँ है और भक्त लोग अपने प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और हम शाम को सुबह हमारे टाइम है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, और शाम को हम लोग मंदिर नहीं खोल रहे क्योंकि मंदिर में मेन भीड़ होता है आरती के समय, और आरती को इस भीड़ को कंट्रोल के लिए ही हम लोग शाम को मंदिर नहीं खोल रहे।
और फिर पूजा पद्धति पूजा पाठ माँ के वहाँ चल रहे हैं। और देखिए हम लोग पंडित जी हमारे और एक वहीं पंजाब के पटियाला में काली देवी ऐतिहासिक मंदिर में आज शैलपुत्री माता का नवरात्र है, जिसके तहत सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग मास्क पहनकर माथा टेकने के लिए पहुंचे। वहीं इस दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज माता का पहला नवरात्र है और देसी घी का प्रसाद सबसे पहले मां का भोग लगाया गया और फिर श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि लोगों से ये अपील की जा रही है कि मास्क पहनकर मंदिर में प्रवेश करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। मां शैलपुत्री का नवरात्र है। आज देसी घी का प्रसाद लगाया जाता है। सोशल अपना कोरोना को देखते हुए पब्लिक बहुत ज़्यादा कम आ रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। जिनके पास मास्क नहीं है मास्क दिए जा रहे हैं। सैनिटाइजर जगह जगह पे रखा गया और पब्लिक को अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हाथ ना लगे। नवरात्र के पहले दिन आस्था पर भारी आज पड़ता हुआ नजर आया। कोरोना का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिला। नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। मंदिर पूरी तरह से भरे हुए हैं। आपको बता दें, नवरात्र के पहले दिन की व्यवस्था में प्रशासन ने मंदिर पर सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए गोले बनाए हैं। इसके अलावा दर्शन करने आने वालों से 48 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया था। लेकिन मंदिर में लोगों द्वारा कोरोना के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। अच्छे से दर्शन हो गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। सब अच्छे से दर्शन हो गया है। मां का दर्शन आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहे, भक्तों को सबको अच्छे से आशीर्वाद मिले। कोरोना के लिए क्या पालन किया जा रहा है? कोरोना काल में भी सब ठीक है, पालन अच्छे से हो रहा है। सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, उसका पालन कर रहे हैं। व्यवस्था यह है कि पूर्ण रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो गाइडलाइन है उसको पालन कराते हुए जो RT-PCR जो है जांच कराकर 72 घंटा वाला यहाँ लोगों को आने दिया जा रहा है। जो अगर वहाँ से नहीं करा रहे हैं यहाँ तत्काल कराकर उनको भेजा जा रहा है। अब आस्था की वजह से हर लोग माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, तो लोग सोचते हैं कि माँ का दर्शन करेंगे तो हम लोगों का शुभ ही होगा। और माँ विंध्यवासिनी से यही मनोकामना है कि जगत का रक्षा करे कोरोना काल जो भयानक आया। खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पर बहादुरगढ़ इलाके में जमीन विवाद को लेकर चाचा के लड़के ने गोलियां चलाई और इस दौरान एक महिला और 2 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक झगड़ा बताया जा रहा है, तो वहीं परिवार के सदस्य ने अपने ही रिश्तेदार पर गोली चलाने के आरोप लगाए। घरेलू झगड़ा हो ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਕਸਬਾ ਦੀ ਬਾਸਗੜ ਜੀ। ਘਰੇਲੂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿੰਦਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬੱਕੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 9:09 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਆ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਾਣਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ CCTV? ਹਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਉਹ ਬਰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਦਰ, ਚਾਚੇ का लड़का है, ये लगी है वो चाचे। 2 जाने ने गोली लगी ने, कुड़ी लगी? कुड़ी की लगी है। ये दोनों कौन है? सिस्टर आई साडी कुड़ी। जलियांवाला बाग कांड के आज 102 साल यानी कि 13 अप्रैल 2021 को पूरे हो गए। आज ही के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी थी। ये नरसंहार याद करते हुए देशवासियों का आज भी खून खौल जाता है।
बैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। सभा में 25 से 30 हजार लोग मौजूद थे कि तभी जनरल डायर अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश देते हैं। करीब 10 मिनट तक गोलीबारी में लगभग 1000 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस कांड की जांच के लिए बनी हंटर कमेटी ने मरने वालों की संख्या 389 ही बताई। तो वहीं इस घटना के बाद सरदार उधम सिंह ने 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर हत्या कर जलियांवाला बाग का बदला लिया, जिसके बाद उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपको बता दें, खालसा पंथ की नींव भी 13 अप्रैल के दिन ही रखी गई थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा है। हर दिन कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है और सबसे बुरी हालत लखनऊ की है, जहां एक और अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी है, तो दूसरी ओर शमशान के बाहर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी है। इस महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। आपको बता दें, कोरोना से 77 लोगों की जान चली गई। लखनऊ के 2 शमशान घाट पर 77 अंतिम संस्कार किए गए। तो 2 शमशान घाटों पर अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो नजर आई है। कोरोना से लखनऊ में जो हालात हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा है। हर दिन कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान होते ही अंबाला में पुलिस ने नाकेबंदी बढ़ाकर लोगों को चेतावनी देते हुए रात के 9 बजे के बाद घरों में रहने की हिदायत दी। हालांकि 9 बजे के बाद भी अंबाला की सड़कों पर रोजाना की तरह चहल पहल दिखाई दी, लेकिन नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए अंबाला में पुलिस ने सड़कों पर माइक लगाकर अनाउंसमेंट किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहला दिन है आज, इसीलिए लोगों को अपील के जरिए समझाया जा रहा है, लेकिन आगे से कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों की अगर माने तो नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र शुरू होते ही लगभग सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी जाती है, लेकिन इस बार कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते प्रशासन ने नवरात्रि पर कई गाइडलाइंस जारी कर रखी है। जैसे एक समय में मंदिर में केवल 5 लोग प्रवेश कर सकेंगे, तो साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की हिदायत दी गई। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से कोविड-19 से बचने के लिए बनाए गए नियमों का पालन कराने का आश्वासन दिया गया था। साथ ही सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच कोविड-19 के किसी भी नियम का पालन नहीं होता नजर आया। यहां तक कि श्रद्धालुओं के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आ रहा। तो वहीं प्रशासन इन नियमों का पालन कराने में पूरी तरह से फेल नजर आया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा पास से एमएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान तस्कर के पास से 2 किलो 21 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर की पहचान नेपाल देश के कपिलवस्तु जिले में रहने वाले बहादुरगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। नगर में थाना प्रभारी सोहरतगढ़ एवं एसएसपी टीम द्वारा पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक नफर अभियुक्त से चरस पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 70 लाख उसकी। अमेठी के तिलोई में बीएसएफ जवान प्रदीप शुक्ला को शहीद का दर्जा मिलने के बाद ही परिजनों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद आज शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार में ग्रामीणों, परिजनों के अलावा भारी संख्या में पुलिस अफसर मौजूद रहे। आपको बता दें, बीएसएफ जवान प्रदीप शुक्ला की मौत की शुक्रवार को बस्तर कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके गोयलीबेड़ा के कैंप में ड्यूटी के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। अधिकारियों का कहना था कि प्रदीप ने खुदकुशी की है। परिवारजनों ने जवान को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। तो साथ ही जवान की पत्नी दीपमाला शुक्ला ने बस्तर कांकेर और अमेठी जिले के एसपी को पत्र लिखकर पति की हत्या करने का आरोप लगाया।
जिसके बाद दोनों जनपदों के एसपी ने मामले की जांच कराए जाने का भरोसा दिया था। तो साथ ही बीएसएफ की तरफ से बच्चों का पालन पोषण और मुआवजे की राशि देने की बात कही गई थी। और फिर आज मंगलवार को शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। क्या मांग मांगनी है? हम लोगों ने सरकार से जो मांगा था, बीएसएफ से जो मांगा था, उन लोगों ने दे दिया। बच्चों की परवरिश का पूरी व्यवस्था दी, पत्नी के लिए उनके जो मुआवजा दिया है और सारी फैसिलिटी देने के लिए तैयार हुए, इसलिए हम लोग राजी हो गए। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।